इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कॉलोनियल रूल मींस ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो उस समय जो डिफरेंट सेक्टर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड कंडीशंस, डेमोग्राफिक कंडीशंस, occupational structure, infrastructure, and what was the positive contribution of the Britishers to the Indian economy, and what was the state of Indian economy on the eve of independence. That is the gist of the topic कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय इंडियन इकोनॉमी किस स्टेट में थी। तो डिफरेंट सेक्टर्स की एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो इंडिपेंडेंस के समय पर इंडिया की डिफरेंट सेक्टर्स की क्या कंडीशंस थी, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जो इंडियन ओरिजिन, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर, दैट वाज originated in India in 1757 in the Battle of Plassey। जब इंडियन किंग्स हार गए थे यहाँ पर ब्रिटिशर्स से, तो 1757 के अंदर फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर आ गया था। जो बेसिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये आया एंड ऑल दैट, वो सब इसमें नहीं है, वो तो आपने पास्ट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि ब्रिटिश ओरिजिन कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, वो सब नहीं है। बस इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस था और डिफरेंट सेक्टर्स का क्या स्टेटस था, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जब ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश रूल इंडिया में था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था, वो इंडिया को एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, as exporter of raw material and imported of finished goods produced in the Britain। यानी उन्होंने इंडिया को अपने लिए एक बिजनेस हब की तरह यूज करा, जहां पर वो इंडिया से बेसिक रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश में, अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बने हुए जो इंग्लिश प्रोडक्ट्स होते थे उनको इंडियन इकोनॉमी में ला करके बेचा जाता था। तो इंडियन इकोनॉमी एक तरह से फीडर इकोनॉमी बन गई थी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया को बहुत बैडली टेम्पर्ड करा, यानी बहुत बैडली, बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। जितने भी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे इंडिया के पास, वो सारे इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिए, उन्होंने सारे उसको खत्म कर दिया। 200 ईयर्स तक इंडिया करीब ब्रिटिश के अंदर रहा, ब्रिटिश रूल में रहा। 200 ईयर्स के बाद इंडिया को 15 अगस्त 1947 में जब फ्रीडम मिली, तो ये चैप्टर ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की क्या उस समय इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस था। फर्स्ट इज ये 1.2, 1.1, 1.2 पैराग्राफ्स हैं। these are the questions or topics you can say. The first point is low level of economic development under colonial rule. Before the British rule, India was prosperous economy. India was featured as prosperous economy, agrarian economy, well known for handicraft industries। यानी ब्रिटिश एम्पायर आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, सेल्फ रिलायंट थी, वो किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं थी, और प्रॉस्परस का मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ थी। इंडिया का जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था वो एग्रीकल्चर था। इंडिया की जो टू थर्ड पॉपुलेशन थी वो
एग्रीकल्चर में एंगेज थी और एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम ही उनका मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड हुआ करता था। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस थी। इंडिया की जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो इंडिया में वेटल वर्क था, प्रेशियस स्टोन वर्क इंडिया में हुआ करता था, ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था। इंडिया अपनी फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता था। और इंडिया से ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो थी वो एक्सपोर्ट भी होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज परस्यू करी जहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका जो मेन कंसर्न रह गया था वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना था। और देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था। आप ये कहें कि इंडियन इकोनॉमी को एज अ टूल यूज करके, एज अ हब यूज करके उनको अपना सेल्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना था। तो उन्होंने सबसे पहले आकर के इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, उसको चेंज कर दिया। उन्होंने इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन एंड इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन इन इंडिया का एक कंज्यूमर की तरह इंडिया को यूज करा। और इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था उस रॉ मटेरियल को यहाँ से वो इंग्लैंड यानी ब्रिटिश में भेजते थे ब्रिटिशर्स, और वहां से जो भी गुड्स या गुड्स प्रोड्यूस होते थे फिर को वो इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया में बहुत महंगी कीमतों पर उसको यहाँ ला करके बेचते थे। एक टर्म होती है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जो दो कंट्री के पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होते हैं, जिसमें एक कंट्री रूलर कंट्री होती है और दूसरी एक कंट्री को एज अ कॉलोनी यूज करते हैं। तो इंडिया में कॉलोनियलिज्म आ गया था। इसके अंदर इंडिया को उन्होंने एज अ कॉलोनी और एज अ हब यूज करा, और जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर रूलर कंट्री या रूलर बन करके आए। तो इंडिया एक कॉलोनियल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गई, जहां इंडिया एक कॉलोनी थी उनके लिए, और जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर रूलिंग या रूलर कंट्री थी। और जो रूलिंग कंट्री थी, जो कॉलोनिज्म होता है उसके अंदर जो रूलिंग कंट्री होती है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल तो होता ही है उस कॉलोनी के ऊपर या उस कंट्री के ऊपर, और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी प्रीडोमिनेंटली जो रूलिंग कंट्री होती है वो डिटरमिन करती है। इसका मतलब जो कंप्लीट कंट्रोल है और डायरेक्शन है कंट्री की, वो रूलिंग कंट्री के हाथ में चली जाती है, जैसे कि इंडिया में हुआ। तो इंडिया को एक कॉलोनी की तरह ब्रिटिशर्स ने यूज करा। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड जो था, जो ब्रिटिश पीपल थे वो रूलर बन गए, इंग्लैंड एक रूलिंग कंट्री बन गया, और इंडिया को मतलब दे बिकेम द रूलर ओवर द इंडिया। और इस कॉलोनियलिज्म आने की वजह से इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में रिजल्ट हुआ जब इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया को जब फ्रीडम मिली। नेक्स्ट, दिस वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल, मतलब व्हाट वाज द बेसिक, मतलब व्हाट वाज द economic condition of the country before the British or colonial rule, and what is the condition of the Indian economy after the British rule, or when the British rule ended, what was the economic development of the country। तो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया गया। इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स के रूप में और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया गया। सेकेंड इज low level income and per capita income was the characteristic of the Indian economy at the time of independence। जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था तो ब्रिटिश एम्पायर ने उस समय इंडिया की नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं करे। उसका रीजन था वो कभी ये चाहते ही नहीं थे कि इंडिया की डेवलपमेंट हो। उन्होंने इंडिया को एज अ कॉलोनी यूज करा, तो वो इंडिया की रहने वाले लोगों की या इंडियन कंट्री की नेशनल इनकम क्यों मेजर करेंगे
या पर कैपिटा इनकम क्यों मेजर करेंगे, क्योंकि उनका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जाती और वहां डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव से जाती तो फिर वो देखते ना कि ग्रोथ पैरामीटर्स क्या हैं। उनने कुछ जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स उनको बॉदर ही नहीं करा। उन्होंने तो ये देखा कि भाई किस तरह से हम इंडिया को एज अ कॉलोनी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए कोई सीरियस एफर्ट्स उस समय नहीं किए गए इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए। लेकिन उस समय कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, विलियम फिंडले शिराज, वी के आर वी राव और आर सी देसाई, ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने सेल्फ अटेम्प्ट्स करके इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने का एक एफर्ट करा। लेकिन बट प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि यहाँ जो रिजल्ट्स थे वो इनकंसिस्टेंट थे। इसका मतलब है कि जो भी एस्टिमेट्स वहां किए गए, प्रोड्यूस किए गए, वो कंफ्यूजिंग थे और वो इनकंसिस्टेंट थे। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि सबने अलग अलग मेथड लगा करके इंडिया की नेशनल इनकम को और पर कैपिटल इनकम को मेजर करा। लेकिन जो डॉक्टर वी के आर वी राव हैं, उनकी नेशनल पर कैपिटल इनकम को वाइडली एक्सेप्ट किया गया और सिग्निफिकेंट माना गया, क्योंकि उनके मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट पाए गए। तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किस इकोनॉमिस्ट की इंडियन इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान किस इकोनॉमिस्ट की या किस स्कॉलर की मेजरमेंट को एक्यूरेट और रिलायबल माना गया। तो वी के आर वी राव को आपने यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो आप यहाँ पर अंदर पढ़ रहे हैं इसी के बीच में से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ से ये तो इंडिया के फीचर्स हो गए कि इंडिया जो थी वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री बन गई, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई, कॉलोनिज्म आ गया, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम थी, कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए गए। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू दिस। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी was not at all satisfactory. प्री ब्रिटिश पीरियड का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इनिशियल ईयर्स में इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत, मतलब अच्छी कंडीशंस में नहीं थी। इंडियन इकोनॉमी ओवर ओवर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ओवरवेमिंगली रूरल और एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर थी। यानी इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी तो रूरल रूरल मतलब ग्रामीण और एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर थी। 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी, इसलिए उसको रूरल कंट्री का कहा गया इंडिया को। और वो अपनी लिवलीहुड और सोर्स ऑफ अर्निंग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थी वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एलाइड एक्टिविटीज से करते थे। और लार्ज प्रोपोर्शन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, इवन दो कंट्री वाज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मेटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और क्योंकि मतलब वो एग्रीकल्चर में 85% पॉपुलेशन एंगेज होने के बाद भी ऐसा होना चाहिए था कि इंडियन इकोनॉमी फूड और रॉ मेटेरियल में सफाइस होनी चाहिए थी। लेकिन 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंगेज होने के बाद भी सेल्फ सफिशिएंट फूड और रॉ मेटेरियल में सेल्फ सफाइस नहीं थी। अब इसका मतलब है कि प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो, मतलब जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर की स्टेट थी वो पुअर थी। एग्रीकल्चर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज होने के बाद भी वो अपनी इंडिया कंट्री जो थी वो सेल्फ सफाइस नहीं थी, क्योंकि एम्पल क्वांटिटी में जो फूड और रॉ मेटेरियल नीडेड थे वो इतने प्रोड्यूस इंडिया में तब भी नहीं हो पाते थे। तो इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशंस जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत पुअर थी। उसका कारण था, फर्स्ट वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब दीज आर द कॉजेज
for poor agriculture state of Indian agriculture at the time of ब्रिटिश रूल और स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेग्नेशन कहते हैं जब कोई चीज स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रुक गई और उल्टा नेगेटिव हो गई। क्या कारण था? पहला कारण था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को उस समय जमींदारी सिस्टम का नाम दिया गया। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर पे कंट्रोल बनाने के लिए जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था? गवर्नमेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपने जमींदार अपॉइंट कर लेती थी और उस जमींदार को गवर्नमेंट कहती थी कि भाई आप जमीन के मालिक हो, आप एग्रीकल्चरिस्ट से यानी जो आपके किसान हैं उनसे आप प्रोडक्शन में से जो यानी जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमें एज अ टैक्स कहा जाए तो, पर उसको हम शुरू से लगान कहते हैं। तो टैक्स के फॉर्म में या लगान के फॉर्म में जमींदारों से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्वांटिटी एज अ टैक्स उनसे चार्ज कर लेती थी। अब जमींदार को, क्योंकि वो डायरेक्ट अंडर ब्रिटिश कांटेक्ट में थे, तो उनको लगान पे करना होता था। तो जो जमींदार थे वो किसानों से लगान लेते थे, कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा, एक काफी बड़ा मेजर हिस्सा जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाता था। अब जमींदार का जो मकसद था वो ये देखना नहीं था कि वो एग्रीकल्चर को डेवलप करे या एग्रीकल्चर डेवलप करे या फिर किसानों के वेलफेयर के लिए सोचे, लैंड की क्वालिटी के बारे में सोचे, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में सोचे, लैंड डेवलपमेंट करे, कुछ ऐसा करे। उनका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि कल्टीवेटर यानी जो किसान है, जो टिलर ऑफ सॉइल है, उस टिलर ऑफ सॉइल से किस तरह से हम पैसा लगान के रूप में उनसे फूड लें, यानी फूड ग्रेन्स लें और वो ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचाएं। इसके अलावा उनका कोई और इंटरेस्ट कल्टीवेटर के साथ नहीं होता था। लगान की डिपॉजिट करने की जो डेट्स होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी थी। अगर वो फेलियर हो जाता जमींदार के हैंड पर तो उससे जमींदारी वापस ले ली जाती थी। तो इस डर से कि मेरी जमींदारी वापस ना ले ली जाए, इसके लिए जमींदार जो थे वो क्रुएलिटी के साथ और एक मिसबिहेवियर के साथ कल्टीवेटर को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे जबरदस्ती लगान वसूल करते थे, चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जितनी भी पुअर होती थी, पर वो इसमें कोई एग्जम्पशन उनको नहीं देते थे। तो जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मिलकर के सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में कल्टीवेटर को यूज करा, लेकिन ना जमींदार ने ना कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई एफर्ट करे। कितना समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? यस रणवीर सुन रहे हैं आप क्या? हाँ जी सर। सेकेंड इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक लैंड के ऊपर कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी हो सकता है और लैंड के ऊपर फूड ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है। तो जूट कॉटन और इंडिगो। इंडिगो क्या होती है? जो ब्रिटिश कंट्री थी, इंग्लैंड थी, इंग्लैंड में कपड़े को रंगने के लिए यानी कपड़े को कलर लगाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो का प्रोडक्शन करें, नील की खेती करें, उसको नील कहते हैं। लेकिन ये होता था कि जब नील की खेती होती थी तो नील की खेती से जो जमीन थी, वो जमीन जो थी वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी, फिर उसमें दोबारा प्रोडक्शन नहीं होता था। और कुछ कैश क्रॉप्स थी जिसके अंदर जूट और कॉटन आता है। तो ब्रिटिश रूल के अंदर फार्मर्स को एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दी गई
या दी जाती थी कि भाई हम आपको हायर प्राइस पे करेंगे, आप फूड ग्रेन को छोड़ो, आप कैश क्रॉप्स को कॉटन और जूट का प्रोडक्शन करो, क्योंकि उनको पता था कि कॉटन और जूट से कपड़ा बनेगा और कपड़ा यहाँ से जो कॉटन और जूट है वो यहाँ से एज अ रॉ मेटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से वो कपड़ा बन करके फिर इंडिया में आता था। तो कॉटन और जूट के लिए उनको पैम्पर किया जाता था और उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी जाती थी। किसान ये सोचता था कि चलो अच्छा हमारे को दाम मिल रहा है तो हम कॉटन और जूट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो फार्मर्स ने फूड क्रॉप्स की जगह जो फूड ग्रेन्स होती थी, व्हीट, राइस एंड ऑल, उसके प्रोडक्शन को बंद करके या कम करके कैश क्रॉप का प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हो गए। और फाइनली वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कैश क्रॉप्स यूज होने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्ट्स की क्रॉप प्रोडक्शन को कैश क्रॉप की प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई कर दिया। इसको कहा जाता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए इंसिस्ट किया गया, क्योंकि उनको ये अपने इंग्लैंड में कपड़ा बनाने के लिए चाहिए होता था। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप का प्रोडक्शन करना मार्केट में सेल करने के लिए रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। पहले लोग, जब ब्रिटिश पीरियड नहीं था, तो जितना भी प्रोडक्शन होता था लोग, किसान अपने घर के लिए वो उत्पादन करते थे, अपने घर के लिए वो एग्रीकल्चर करते थे और कुछ बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज हो जाता होगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज करा। तो उन्होंने कहा कि भाई फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप्स बनेंगे, कैश क्रॉप प्रोड्यूस होंगे और कैश क्रॉप को बाजार में बेच करके ज्यादा दाम कमा पाओगे। तो फूड ग्रेन्स को हटा करके कैश क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो इसको हम कहते हैं कि जब प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन सेल इन द मार्केट के लिए किया जाए रादर देन सेल्फ कंजम्पशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। की मीनिंग लिखने के बाद ही आगे लिखिएगा। ये जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन फेमाइंस है, इस लाइन का मतलब है, ये ऊपर वाली ही लाइंस हैं सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसमें यहाँ एक जो चेंज किया वो ये करा है कि मतलब एक जो नई लाइन है वो ये है कि जो इवन जो कल्टीवेटर था, किसान था, जो पीजेंट्स थे, वो कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे और अपने घर की डोमेस्टिक नीड्स के लिए जो उनको क्रॉप्स यानी जो फूड ग्रेन्स चाहिए होते थे वो टाउन में लगने वाली बाजार से खरीदने पड़ते थे उनको। यानी फूड ग्रेन की मंडी लगने लग गई थी, शॉप्स लगती थी, मंडी लगती थी। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट कैश क्रॉप की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि वो फूड ग्रेन तो उगा नहीं सकते थे क्योंकि वो कैश क्रॉप के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, तो अपनी फूड ग्रेन की नीड को वो बाजार से खरीदते थे। तो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन जो था वो ब्रिटिश पीरियड और कॉलोनियल रूल में ड्रॉप कर गया और फूड क्रॉप की जो प्रोडक्शन कम हुई उससे क्या हुआ, फेमाइन्स आने लग गई, भूखमरी जिसको हम कहते हैं, या आप ऐसा कहो कि सूखा पड़ना जिसको हम कहते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान फेमाइन्स बहुत ज्यादा आई, यानी लोग भूख से मरने लगे, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन एम्पल क्वांटिटी में नहीं था, तो ड्राई लैंड हो जाती थी। तो इसकी वजह से इंडिया में फेमाइन्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो थी वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई। जो कल्टीवेटर था ना तो उसके पास कोई साधन थे और ना ही कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। भाई वो कह रहा है कि जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूं और क्यों करूं, क्योंकि मुझे तो इससे कोई इंसेंटिव नहीं मिलना है। तो इसलिए कल्टीवेटर के पास कोई ऐसा रीजन नहीं था, और रीजन होता भी तो मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के। तो ना तो उनके पास मीन्स थे और ना ही कोई उनके पास मोटिव था कि वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते।
जो जमींदार था वो जमींदार अपनी जमींदारी वाली जो एरिया होता था वहीं पर ही सीमित रहता था। उसकी विलेजर्स के साथ और विलेजेस में कोई रूट नहीं थी, यानी कोई जड़ नहीं थी कि मतलब कि वो जड़ होने का मतलब यहाँ पर है कि विलेजेस से डायरेक्ट कांटेक्ट विलेजर्स के साथ उसका नहीं होता था। सिर्फ उसके लोग होते थे जो लगान उनसे लेकर के आ जाते थे, और जमींदार का लगान के अलावा कोई और रूल, कोई और इंटरेस्ट नहीं था। तो जमींदार ने अपने हैंड पर कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई स्पेंट उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए नहीं करा, कोई टेक्निकल या मास एजुकेशन एग्रीकल्चर के लिए नहीं की गई। कोई टेक्निकल मतलब जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज होने वाले टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी एजुकेशन नहीं थी एग्रीकल्चर पीजेंट्स को। ना ही उनको एजुकेट किया गया कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है, एग्रीकल्चर के जो बेटर मीन्स है वो कैसे यूज हो सकते हैं। इस सब ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आई ही नहीं। तो all this made it difficult to introduce modern technology in Indian economy, which caused the perpetuality of low productivity। यानी लो प्रोडक्टिविटी जो था वो इंडियन इकोनॉमी का एक इनहेरेंट फीचर बन गया। परपीचुअल मतलब रेगुलर परमानेंट फीचर बन गया लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू लैक ऑफ incentives or means with the agriculturist to invest in the agriculture sector. No step has been taken by the zamindars for the improvement of the agriculture or any technique, or there was no means for mass education for agriculture to the agriculturist or to the peasants. And all this lead to the perpetual feature of low productivity in an economy, low agriculture productivity in the Indian economy. Next is scarcity of investment. Scarcity of investment means scarce मतलब limited, investment limited थी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टेरेसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, टेरेसिंग का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर है वहां पर खेत बनाए जाते हैं, टेरेसिंग जिसको कहते हैं। फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं था। मींस बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ सारी फसल को खराब कर देती थी। नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नदी नाले नहीं थे जहां से इरिगेशन की फैसिलिटी ली जा सके। कुछ फार्मर्स ने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया, वो यही हुआ कि वो फूड क्रॉप से कॉमर्शियल क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए वहां पर मिलने वाले बेनिफिट को देखते हुए। जो लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स थे या स्मॉल फार्मर्स थे या शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास कोई सोर्सेज ही नहीं थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते। यानी इन्वेस्टमेंट की स्कैरसिटी थी, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाती थी। शेयर क्रॉपिंग क्या मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता है जहां पर जमीन का मालिक, लैंड ओनर जो होता है, वो टेनेंट को ये कहता है कि भाई तू जमीन मेरी ले ले, इसके ऊपर काम कर, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसका एक पोर्शन होगा वो तू मुझे दे देगा। तो शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता कि जमीन मेरी और काम तुम करोगे। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो मतलब जो बेसिकली जमीन किराए पे लेकर के वहां पर खेती करते थे, या जो टेनेंट्स होते थे, किराएदार जो जमीन किराए पे लेते थे, जो बहुत छोटे लेवल पे फार्मर्स थे, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट करते। तो एग्रीकल्चर में स्कैरसिटी की इन्वेस्टमेंट थी। दीज वर द 4 रीजन विच लीड टू द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और पुअर condition of the agriculture sector at the time of or during the British rule or British Empire। समझ आ गया आपको यहां तक? क्या कर रहे हो बेटा, सो गए क्या सारे? यस सर। अब आगे की बात सुन लीजिए कि अब साथ साथ लर्न करना है जो भी आप पढ़ रहे हैं।